एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम क्लास 11 सोशियोलॉजी को रटने के बजाय समझते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड सीबीएसई क्लास 11 के चैप्टर सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर 21 इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी पर है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। ये एपिसोड लगभग 30 से 60 मिनट्स का है, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन चाहो तो बस कामली लिसन भी कर सकते हो। पुणे की अनन्या को सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर हमेशा ऑपोजिट लगते थे। आज हम इसकी तरह उठने वाले डाउट्स, चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स साथ साथ करेंगे। हाँ, और एक बात पहले क्लियर कर दें, ये चैप्टर सिर्फ चेंज की लिस्ट नहीं है। हमें समझना है कि सोसाइटी में बड़ा बदलाव किसे कहते हैं, वे किन सोर्सेस से आता है, कुछ ग्रुप्स चेंज को सपोर्ट और कुछ रेजिस्ट क्यों करते हैं, और विलेज तथा सिटी में इसका रूप अलग क्यों होता है। बीच बीच में मैं तुम्हें रोक कर पूछूंगी, इसलिए आंसर मन में जरूर बनाना। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले ह्यूमन हिस्ट्री में चेंज की स्पीड देखेंगे, फिर सोशल चेंज की प्रिसाइज मीनिंग, एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज और वैल्यूज में बदलाव समझेंगे। उसके बाद 5 कॉजेज आएंगे, फिर सोशल ऑर्डर, पावर, अथॉरिटी और लॉ से होते हुए रूरल और अर्बन सोसाइटी तक पहुंचेंगे। हर सेक्शन के बाद एक छोटा एग्जाम ओरिएंटेड रिकैप होगा। तो शुरुआत उस इंटरेस्टिंग लाइन से करते हैं। सोसाइटी में चेंज ही एक कांस्टेंट फीचर है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हिस्ट्री के हर पीरियड में चेंज इक्वली फास्ट था? एक सेकेंड रुककर सोचो। मॉडर्न लाइफ में चेंज ऑब्वियस लगता है, पर चैप्टर कहता है कि रैपिड और कांस्टेंट सोशल चेंज ह्यूमन हिस्ट्री में कंपैरेटिवली नया फिनोमिनन है। सही डायरेक्शन ये है कि चेंज हमेशा होता रहा, लेकिन उसका पेस हाल के सेंचुरीज में बहुत तेज हुआ। ह्यूमन बीइंग्स लगभग 5 लाख ईयर्स से अर्थ पर है, जबकि सिविलाइजेशन लगभग 6,000 ईयर्स पुरानी है। कांस्टेंट और रैपिड चेंज सिविलाइज्ड हिस्ट्री के आखिरी लगभग 400 ईयर्स में ज़्यादा दिखाई देता है, और आखिरी 100 ईयर्स में इसकी स्पीड और बढ़ी। चैप्टर का क्लॉक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाला इमेज बहुत यूजफुल है। अगर पूरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक दिन माने तो एग्रीकल्चर करीब 1156 पीएम पर आती है, सिविलाइजेशंस 1157 पर, और मॉडर्न सोसाइटी सिर्फ 1159 और 30 सेकेंड्स के आसपास शुरू होती हैं। फिर भी इस आखिरी 30 सेकेंड्स में पहले के पूरे समय जितना चेंज हो सकता है। यह एनालॉजी डेट्स याद कराने से ज़्यादा एक रीजनिंग देती है। एग्रीकल्चर ने फिक्स्ड सेटलमेंट्स को पॉसिबल बनाया, सिविलाइजेशन ने ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ को शेप किया, और मॉडर्न सोसाइटी में चेंज लगातार तेज होता गया। एग्जाम में सिर्फ नंबर्स लिखना इनफ नहीं होगा, तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि रीसेंट हिस्ट्री में चेंज का पेस एक्सेलरेटिंग क्यों दिखाई देता है। अब एक्टिव रिकॉल। अगर क्वेश्चन आए रैपिड सोशल चेंज रिलेटिवली न्यू फिनोमिनन क्यों है, तो तुम्हारा पहला कीवर्ड क्या होगा? ह्यूमन एग्जिस्टेंस और सिविलाइजेशन के लॉन्ग स्पैन का कॉन्ट्रास्ट, और फिर लास्ट फ्यू सेंचुरीज में एक्सेलरेटेड पेस। अपने वर्ड्स में 2 सेंटेंसेस बनाओ। अभी आंसर मत देखो, पहले मन में बोलो। आंसर फ्रेम हो सकता है, मानव समाज बहुत पुराना है, पर कंटिन्यूअस और रैपिड चेंज कंपैरेटिवली रीसेंट है। सिविलाइजेशन के हजारों वर्षों के बाद, विशेषकर लास्ट 400 ईयर्स में चेंज तेज हुआ, और लास्ट 100 ईयर्स में इसकी गति और बढ़ी। इसलिए मॉडर्न सोसाइटी में चेंज का स्केल और स्पीड दोनों अनप्रेसिडेंटेड लगते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर आते हैं। सोशल चेंज का मतलब कोई भी छोटा बदलाव नहीं है। सोशियोलॉजी में इसे सिग्निफिकेंट चेंज माना जाता है, जो किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को टाइम के साथ ऑल्टर करे। यानी सरफेस पर नया दिखना और सोसाइटी की स्ट्रक्चर फंडामेंटली बदलना, दोनों एक बात नहीं है। और सिग्निफिकेंस को 2 डायमेंशन से देखना है। पहला इंटेंसिव इम्पैक्ट, यानी चेंज कितना प्रोफाउंड या गहरा है। दूसरा एक्सटेंसिव इम्पैक्ट, यानी वह सोसाइटी के कितने बड़े सेक्शन को अफेक्ट करता है। चैप्टर का एग्जाम पॉइंट है, सोशल चेंज के लिए इम्पैक्ट बड़ा और स्केल व्यापक होना चाहिए। केवल पर्सनल प्रेफरेंस या माइनर एडजस्टमेंट को सोशल चेंज नहीं कहेंगे। चलो कंफ्यूजन चेक करते हैं। अगर किसी एक स्टूडेंट ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया, क्या ये सोशल चेंज है? नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना तो सोसाइटी की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पर है, ना लार्ज सेक्शन पर। लेकिन जब आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस या रूल्स का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो
जो बहुत लोगों के जीवन को बदल दे, तब हम सोशल चेंज की बात करेंगे। सोशल चेंज को क्लासिफाई करने के 3 यूजफुल बेसिस हैं: सोर्सेज या कॉजेज, नेचर या इम्पैक्ट, और पेस या स्पीड। सोर्सेज पूछते हैं कि चेंज आया कहाँ से। नेचर पूछती है कि सोसाइटी में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पेस बताता है कि चेंज धीरे हुआ या कंपैरेटिवली जल्दी और अचानक। यही फ्रेमवर्क पूरे चैप्टर को ऑर्गेनाइज करता है। पेस के आधार पर एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन को अलग करो। एवोल्यूशनरी चेंज धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड में होता है। रेवोल्यूशनरी चेंज कंपैरेटिवली फास्ट, सडन और शार्प होता है, और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पावर स्ट्रक्चर के रैपिड ओवरथ्रो से जुड़ सकता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोवियत या रशियन रेवोल्यूशन इसके एग्जाम्पल्स हैं। डार्विन का नाम एवोल्यूशनरी चेंज के साथ आता है। नेचुरल प्रोसेसेस के संदर्भ में अडेप्टेशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई। बाद में इस आइडिया को सोशल वर्ल्ड में अडाप्ट करके सोशल डार्विनिज्म कहा गया। यहाँ आंसर लिखते समय नेचुरल इवोल्यूशन और सोशल डार्विनिज्म को आइडेंटिकल मत बताना। चैप्टर इनके बीच अडाप्टेशन का लिंक दिखाता है। एक क्विक टेस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशनरी चेंज क्यों कहा जा सकता है, जबकि एवोल्यूशन स्लो चेंज है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी और सोशल ज्योग्राफी में शार्प और फार रीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया। यह केवल एक इन्वेशन नहीं, बल्कि व्यापक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस वाला चेंज था। एग्जाम में कंपैरिजन लिखते समय टेबल ना बना पाओ तो भी 2 क्लियर पैराग्राफ्स लिख सकते हो। इवोल्यूशनरी चेंज ग्रेजुअल और लॉन्ग टर्म होता है। रेवोल्यूशनरी चेंज सडन या रैपिड, शार्प और एक्सटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में रूलिंग ग्रुप या पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है, पर टर्म इंडस्ट्रियल या टेलीकम्युनिकेशंस जैसे नॉन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी यूज होती है। अब नेचर या इम्पैक्ट की तरफ चलते हैं। 2 कैटेगरीज खास हैं, स्ट्रक्चरल चेंज और आइडियाज, वैल्यूज तथा बिलीफ्स में चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज का अर्थ सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस या उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले रूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है। पेपर मनी वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो। पहले करेंसी का वैल्यू गोल्ड या सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल से डायरेक्टली जुड़ा था। पेपर नोट का वैल्यू पेपर या प्रिंटिंग कॉस्ट से नहीं आता। ट्रस्ट और रिप्रेजेंटेशन के कारण वह एक्सचेंज का मीडियम बनता है। इससे क्रेडिट मार्केट, बैंकिंग और फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन बदली। यही स्ट्रक्चरल चेंज का स्ट्रॉन्ग आंसर एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल चाइल्डहुड की चेंजिंग आइडिया है। एक समय चिल्ड्रन को स्मॉल एडल्ट्स की तरह देखा जाता था और 5 या 6 साल की उम्र से वर्क करना सामान्य माना जाता था। बाद में चाइल्डहुड को स्पेशल स्टेज ऑफ लाइफ समझा गया। इससे चाइल्ड लेबर पर लॉज और कंपल्सरी एजुकेशन की आइडियाज विकसित हुई। ये एग्जाम्पल वैल्यूज से इंस्टीट्यूशंस तक का चेन दिखाता है। पहले बिलीफ बदला कि स्मॉल चिल्ड्रन को वर्क के बजाय स्कूल में होना चाहिए, फिर नॉर्म्स बदले, लॉज बने और सोशल एक्सपेक्टेशंस बदली। एग्जाम में ये लिखना अच्छा रहेगा कि आइडियाज और बिलीव्स केवल प्राइवेट ओपिनियंस नहीं रहते, वे इंस्टीट्यूशंस, लॉज और एवरीडे प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ एक सटल पॉइंट है। आज भी कुछ इंडस्ट्रीज चाइल्ड लेबर पर पार्शली डिपेंड करती हैं, जैसे कारपेट वीविंग, छोटे टी शॉप्स या रेस्टोरेंट्स और मैचस्टिक मेकिंग। लेकिन चाइल्ड लेबर इलीगल है और एम्प्लॉयर्स को पनिश किया जा सकता है। इसलिए सोशल नॉर्म्स और एक्चुअल प्रैक्टिस के बीच गैप हो सकता है। इसे आंसर में थॉटफुली मेंशन कर सकते हो। अब चैप्टर का बड़ा मैप। सोशल चेंज के 5 ब्रॉड सोर्सेज हैं: एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। इन्हें रिजिड बॉक्सेस मत समझना। चैप्टर बार बार बताता है कि कॉजेज इंटर रिलेटेड होते हैं। टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को बदल सकती है, इकोनॉमी कल्चर को अफेक्ट कर सकती है, और पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। इंटरनल कॉजेस को एंडोजेनस और एक्सटर्नल कॉजेस को एक्सोजेनस कहा जा सकता है। लेकिन किसी इवेंट को जल्दी से सिर्फ एक लेबल दे देना कॉमन मिस्टेक है। नेचुरल डिजास्टर एनवायरमेंटल लग सकता है, पर उसके बाद इकोनॉमिक, लाइवलीहुड, माइग्रेशन, पॉलिटिकल रिलीफ
और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी बदल सकते हैं। एक कॉज से कई चेन्स निकलती हैं। एनवायरनमेंट सोसाइटी की स्ट्रक्चर और शेप को इन्फ्लुएंस करता है। डेजर्ट, फर्टाइल रिवर वैली, कोल्ड क्लाइमेट, पोर्ट टाउन या माउंटेन पास में रहने वाले लोगों की फूड, क्लोथिंग, लाइवलीहुड और इंटरेक्शन पैटर्न्स अलग हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी ने नेचर की कॉन्स्टेंट्स को अडाप्ट या ओवरकम करना पॉसिबल किया है, इसलिए नेचर का इफेक्ट सिंपली कम नहीं बल्कि चेंजिंग है। एनवायरनमेंट से सोशल चेंज का सबसे क्लियर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर है। अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड या टाइडल वेव कम्युनिटी को ड्रास्टिकली बदल सकते हैं। ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं, यानी पुराने लाइवलीहुड और सोशल स्ट्रक्चर में वापस लौटना पॉसिबल ना हो। दिसंबर 2004 की सुनामी ने कोस्टल कम्युनिटीज पर इसी तरह का असर दिखाया। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। वेस्ट एशिया के डेजर्ट रीजन्स में ऑयल की डिस्कवरी ने सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म किया। कैलिफोर्निया में गोल्ड डिस्कवरी भी ऐसा एग्जाम्पल है। इसलिए एग्जाम आंसर में एनवायरनमेंट के दो साइड्स लिखो, डिजास्टर जैसा डिस्ट्रक्टिव चेंज और रिसोर्स डिस्कवरी जैसा कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेकेंड सोचो, टेक्नोलॉजी नेचर के इफेक्ट को कम करती है, तो क्या नेचर अब सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती? नहीं, टेक्नोलॉजी नेचर से हमारा रिलेशनशिप बदलती है और नए इफेक्ट्स पैदा करती है। इसलिए प्रिसाइज स्टेटमेंट ये है कि नेचर का इफेक्ट डिक्लाइनिंग नहीं, चेंजिंग है। ये छोटा डिस्टिंक्शन आंसर को काफी स्ट्रॉन्गर बना देता है। अब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। मॉडर्न पीरियड में इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने इमेंस सोशल चेंज किया। टेक्नोलॉजी नेचर को कंट्रोल, अडेप्ट या हार्नेस करने में मदद करती है और मार्केट उस टेक्नोलॉजी को बड़े इकोनॉमिक सिस्टम में फैलाता है। इसलिए इन्वेंशन का इम्पैक्ट समझने के लिए उसके इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को भी देखना जरूरी है। स्टीम इंजन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। स्टीम पावर एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स से बहुत स्ट्रॉन्गर सोर्स ऑफ एनर्जी था और कंटिन्यूअस ऑपरेशन कर सकता था। जब इसे स्टीम शिप और रेलवे से जोड़ा गया तो इकोनॉमी, ट्रेड, माइग्रेशन और सोशल ज्योग्राफी बदल गई। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ मशीन्स नहीं बदली, लोगों के मूवमेंट और काम के पैटर्न्स भी बदले। रेलवे ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एशिया में इंडस्ट्री तथा ट्रेड के एक्सपेंशन को सपोर्ट किया। इंडिया में रेलवेज ने 1853 के बाद इकोनॉमी को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। स्टीम शिप्स ने ओशन जर्नीज फास्टर और मोर रिलायबल बनाई। इन डेवलपमेंट्स के रिपल्स इकोनॉमिक होने के साथ सोशल, कल्चरल और डेमोग्राफिक भी थे। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमेशा तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। चाइना में गन पाउडर और राइटिंग पेपर की डिस्कवरीज ने लंबे समय तक लिमिटेड इमीडिएट इफेक्ट दिया। बाद में मॉडर्नाइजिंग वेस्टर्न यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में इनका सोशल सिग्निफिकेंस बढ़ा। यानी इन्वेंशन डोरमेंट रह सकती है और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस बदलने पर उसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट विजिबल हो सकता है। ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल पावर और मार्केट को भी जोड़ता है। न्यू स्पिनिंग और वीविंग मशीन्स, मार्केट फोर्सेस और इंपीरियल पावर के कॉम्बिनेशन ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हैंडलूम इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। इससे सीखो कि टेक्नोलॉजी को आइसोलेटेड कॉज की तरह नहीं लिखना है, उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और पावर रिलेशन से मिलकर बने। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बिना डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के भी सोसाइटी बदल सकती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में शुगर केन, टी या कॉटन जैसी सिंगल कैश क्रॉप्स लार्ज स्केल पर उगाई गई। लेबर की हैवी डिमांड ने अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच स्लेवरी तथा स्लेव ट्रेड को एस्टैब्लिश करने में मदद की। असम के प्लांटेशंस में फोर्स्ड माइग्रेशन भी एग्जाम्पल है। आज कस्टम्स ड्यूटीज और टैरिफ्स में बदलाव भी इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के कारण कुछ ऑक्यूपेशंस या इंडस्ट्रीज वाइप आउट हो सकती हैं, जबकि कुछ को सडन प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। एग्जाम पॉइंट: इकोनॉमी केवल मनी का टॉपिक नहीं, ये लेबर, ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्री और सोशल रिलेशंस को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। अब मिनी रिकैप। टेक्नोलॉजी सोसाइटी को नेचर से डील करने, प्रोडक्शन बदलने और ट्रांसपोर्ट तथा कम्युनिकेशन एक्सपैंड करने में मदद करती है। इकोनॉमी उस चेंज को स्केल देती है, पर उसके इफेक्ट्स अनइक्वल हो सकते हैं। एक क्विक क्वेश्चन,
फोटोकॉपिंग मशीन या एसटीडी टेलीफोन बूथ्स जैसे एग्जाम्पल्स में टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन और एवरीडे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बदला होगा, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सोचो। अगर इस एग्जैक्ट डाउट में तुम्हें कॉज और कॉन्सिक्वेंस अलग करने में परेशानी हो, तो एडजी को पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। उससे पूछो किसी टेक्नोलॉजिकल चेंज का सोशल इम्पैक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे एनालाइज करें। सोक्रेटिक क्वेश्चंस तुम्हें आंसर खुद बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। अब हम पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां सेंट्रल आइडिया है पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल चेंज को सिर्फ किंग्स और क्वींस के एक्शंस तक सीमित मत समझना। चैप्टर कहता है कि इंडिविजुअल्स लार्जर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। वॉरफेयर में एक सोसाइटी दूसरी को कॉन्कर करे तो सोशल चेंज अक्सर इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता है। कभी कॉन्करर्स चेंज लाते हैं, कभी कॉन्कर्ड समाज कॉन्करर्स को बदल देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान का एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग रिवर्सल दिखाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर ऑक्यूपेशन और रिफॉर्म्स का प्रभाव डाला। जापान ने अमेरिकन इंडस्ट्री से सीखा, लेकिन 1970s तक जापानीज इंडस्ट्रियल टेक्निक्स, खासकर कार मैन्युफैक्चरिंग ने आगे निकल गई। बाद में जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करने पर मजबूर किया। यहाँ चैप्टर का रीजनिंग पॉइंट है कि पावर हमेशा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से नहीं चलती। जापान ने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल मींस से यूनाइटेड स्टेट्स को इन्फ्लुएंस किया। इसलिए पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज और टेक्नोलॉजी अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं हैं। एक आंसर में इन्हें कनेक्ट करना हो तो लिखो कि पावर रिलेशंस बदलने पर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस भी बदल सकते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल के एंड के साथ इंडियन सोसाइटी को भी डिसाइसिवली चेंज किया। इसी तरह नेपाली पीपल द्वारा 2006 में मोनार्की रिजेक्ट करना पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। ब्रॉडली, पॉलिटिकल चेंजेस सोशल ग्रुप्स और क्लासेस के बीच पावर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही रीडिस्ट्रीब्यूशन सोशल ऑर्डर और सोशल रिलेशंस को रीशेप करती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या वन पर्सन वन वोट को चैप्टर सबसे बड़े पॉलिटिकल चेंजेस में रखता है। पहले वोटिंग राइट्स अक्सर वेल्दी मेन, हाई स्टेटस ग्रुप्स या पर्टिकुलर रेस और एथनिसिटी तक सीमित थे। विमेन, पुअर, वर्किंग पीपल और सबऑर्डिनेटेड ग्रुप्स एक्सक्लूडेड थे। लॉन्ग स्ट्रगल्स के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक पावरफुल नॉर्म बना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने सभी इनइक्वालिटीज खत्म नहीं की। इलेक्शंस मैनिपुलेट हो सकते हैं और सिटीजन्स आज भी पावरलेस फील कर सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट्स को लेजिटिमेसी के लिए पीपल की अप्रूवल सीख करने का अपीयरेंस रखना पड़ता है। एग्जाम में बैलेंस्ड आंसर लिखो। फ्रेंचाइज इक्वालिटी का पावरफुल नॉर्म है, लेकिन यह अपने आप हर इनइक्वालिटी अबॉलिश नहीं करता। अब कल्चर। यह कल्चर का अर्थ आइडियाज, वैल्यूज और बिलीफ्स का वाइड फील्ड है। रिलीजन सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट कॉन्टेक्चुअल होता है। मैक्स वेबर के स्टडी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ने कुछ प्रोटेस्टेंट बिलीफ्स और कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम के बीच कनेक्शन दिखाया। इंडिया में बुद्धिज्म ने एंशिएंट सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, और भक्ति मूवमेंट ने मिडीवल सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम पर व्यापक असर डाला। यहाँ कीवर्ड है कल्चरल बिलीफ्स लीडिंग टू सोशल चेंज। लेकिन ये मत लिखना कि रिलीजन हर कॉन्टेक्स्ट में सेम इफेक्ट डालता है। चैप्टर स्पेसिफिकली कॉन्टेक्चुअल इम्पैक्ट पर जोर देता है। विमेन की चेंजिंग पोजीशन भी कल्चर और इकोनॉमी को जोड़ती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज में विमेन ने फैक्ट्रीज में शिप्स बिल्ड करने, हैवी मशीनरी ऑपरेट करने और आर्मामेंट्स मैन्युफैक्चर करने जैसे काम किए। इससे इक्वालिटी के क्लेम्स को सपोर्ट मिला। वॉर ने चेंज को एक्सेलरेट किया, लेकिन स्ट्रगल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट था। अर्बन हाउसहोल्ड्स में विमेन के कंज्यूमर डिसीजंस ने एडवर्टाइजिंग को भी बदला। एडवर्टाइजर्स विमेन की व्यूज और पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान देने लगे, और एडवर्टाइजमेंट्स में विमेन को डिसीजन मेकर्स की तरह दिखाया जाने लगा। यह छोटा मीडिया चेंज नहीं है। विमेन की इकोनॉमिक रोल से एडवर्टाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिप्रेजेंटेशन की चेन बनती है। स्पोर्ट्स भी
सोशल चेंज को रिफ्लेक्ट और प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्रिकेट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेटिक पास टाइम से मिडिल और वर्किंग क्लासेस तक पहुंचा, फिर कॉलोनीज में स्प्रेड हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी में कॉलोनी और डोमिनेंट सेंटर के रिलेशंस दिखाई दिए। वेस्ट इंडीज की 1970s और 1980s की डोमिनेंस रेशियल प्राइड से जुड़ी थी। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले इंग्लैंड को क्रिकेट में हराना स्पेशल माना जाता। साउथ एशियन फैंस, खासकर इंडियन फैंस की इमेंस पॉपुलैरिटी ने क्रिकेट का कमर्शियल प्रोफाइल भी बदला। इसलिए स्पोर्ट को सिर्फ गेम मानना इनकम्प्लीट है। वो पॉपुलर कल्चर, नेशनल प्राइड, रेशियल आइडेंटिटी और कमर्शियल इकोनॉमी से जुड़ सकता है। एक बड़ा रिकॉल क्वेश्चन, सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल फैक्टर क्यों इनसफिशिएंट है? क्योंकि कॉजेस इंटर रिलेटेड हैं, डेलिब्रेट एक्शंस और एक्सीडेंटल इवेंट्स दोनों रोल प्ले कर सकते हैं, और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल तथा कल्चरल इफेक्ट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही चैप्टर का सेंट्रल क्वेश्चन है। वन कॉज वाली कहानी से बचो। अब हम सोशल ऑर्डर में एंटर कर रहे हैं। चेंज को समझने के लिए कंटिन्यूटी या लैक ऑफ चेंज का बैकग्राउंड चाहिए। अगर सब कुछ हर मोमेंट बदलता रहे तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड सोशल सिस्टम्स की वह टेंडेंसी है जो चेंज को रेजिस्ट और रेगुलेट करती है और सोसाइटी को स्टेबल तथा प्रेडिक्टेबल बनाए रखती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि लोग लार्जली सेम रूल्स फॉलो करें, सिमिलर एक्शन से सिमिलर रिजल्ट्स मिले, और इंडिविजुअल्स तथा इंस्टीट्यूशंस रीजनेबली प्रिडिक्टेबल बिहेव करें। सोचो, अगर हर दिन स्कूल के रूल्स बदलें, हर गेम के रूल्स बदलें, या घर लौटने पर फैमिली ही बदल जाए, तो लाइफ एक्साइटिंग नहीं बल्कि अनसेटलिंग होगी। सोशल ऑर्डर का एक रीजन रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी है। सोसाइटी को टाइम के साथ कंटिन्यू करने के लिए वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस और रिलेशनशिप्स का कुछ पैटर्न मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन सोशल ऑर्डर का अर्थ कंप्लीट सेमनेस या यूनानिमिटी नहीं है। सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, फिर भी बेसिक रूल्स और इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर बनाए रख सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन से रेजिस्टेंस टू चेंज समझ आती है। जिन ग्रुप्स के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, वे ऐसे चेंजेस रेजिस्ट कर सकते हैं जो उनकी पोजीशन थ्रेटन करें। सबऑर्डिनेटेड या ऑप्रेस्ड ग्रुप्स अक्सर चेंज चाहेंगे क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस उनके डिसएडवांटेज को कंटिन्यू करती हैं। पावर की डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए सोशल ऑर्डर का सेंट्रल पार्ट है। सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के दो ब्रॉड वेज है। पहला, स्पॉन्टेनियस कंसेंट, जब लोग शेयर्ड वैल्यूज और नॉर्म्स को इंटरनलाइज करके वॉलंटरली फॉलो करते हैं। दूसरा, कंपल्शन, जब पावर या कोअर्शन के अलग अलग फॉर्म से कंफर्मिटी इंश्योर की जाती है। कोई मॉडर्न सोसाइटी केवल एक मेथड पर डिपेंड नहीं करती, सामान्यतः दो का कॉम्बिनेशन होता है। सोशलाइजेशन शेयर्ड नॉर्म्स इंटरनलाइज करवाती है, लेकिन इंडिविजुअल्स को प्रोग्राम रोबोट्स नहीं बना देती। जो रूल एक समय नेचुरल लगता है, वह बाद में क्वेश्चनेबल लग सकता है। हम बिलीफ्स बदलते हैं, कभी पुराने बिलीफ्स को नए कॉन्टेक्स्ट में रीडिस्कवर भी करते हैं। इसलिए सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पर अकेले कंप्लीट और परमानेंट कंसेंट नहीं दे सकती। अब पावर और डोमिनेशन। पावर का अर्थ है दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाने की एबिलिटी, चाहे वे स्वयं वैसा ना चाहते हो। जब पावर रिलेशनशिप स्टेबल और सेटल हो जाए और पार्टीज अपनी रिलेटिव पोजीशंस की आदत डाल लें, तो डोमिनेशन की स्थिति बनती है। डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन या ग्रुप रूटीनली पावर एक्सरसाइज करता है। लेकिन डोमिनेशन हमेशा ओपन फाइट जैसी नहीं दिखती। कभी अनइक्वल रिलेशनशिप स्मूथ और नॉर्मल लगती है, क्योंकि डोमिनेंट ग्रुप के पास पावर होती है और लोग कोऑपरेशन करते हैं। यहाँ लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट आता है। लेजिटिमेट का अर्थ है प्रॉपर, जस्ट और फिटिंग माना जाना। पावर जब एक्सेप्टेड और जस्टिफाइड समझी जाए, तब वह अथॉरिटी बनती है। मैक्स वेबर के अनुसार अथॉरिटी लेजिटिमेट पावर है। पुलिस ऑफिसर, जज और स्कूल टीचर अपने प्रॉपर डोमेन्स में अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। जज कोर्ट रूम में अथॉरिटी रखता है, लेकिन स्ट्रीट पर उसे पुलिस की लॉफुल अथॉरिटी माननी होती है। टीचर की अथॉरिटी क्लासरूम से जुड़ी है, वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के घर तक एक्सटेंड नहीं होती। हर अथॉरिटी फॉर्मली रिटन नहीं होती। रिलीजियस लीडर,
रेप्यूटेड स्कॉलर, आर्टिस्ट या राइटर इनफॉर्मल अथॉरिटी रख सकते हैं। क्रिमिनल गैंग लीडर भी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन वह फॉर्मल या लेजिटिमेट अथॉरिटी जरूरी नहीं है। यह डिस्टिंक्शन याद रखो। अथॉरिटी पावर का एक्सेप्टेड फॉर्म हो सकती है, पर हर पावर लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं होती। लॉ एक एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड नॉर्म या रूल है, सामान्यतः रिटन और फॉर्मल होता है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लॉज लेजिस्लेचर बनाती है, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लॉ सिटीजन्स पर बाइंडिंग फोर्स रखता है, भले ही कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर लॉ से पर्सनली एग्री न करे। अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और लॉ सोशल ऑर्डर के इंस्टीट्यूशनल आधार बनते हैं। सोशल ऑर्डर का मतलब ओबीडियंस विदाउट डिसएग्रीमेंट नहीं है। कॉन्टेस्टेशन ब्रॉड और इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट है। यूथ रिबेलियन, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, लैंग्वेज या लाइफस्टाइल में प्रोटेस्ट इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। इलेक्शंस भी पॉलिटिकल कंपटीशन के रूप में कॉन्टेस्टेशन है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसेंट को कुछ डिग्री तक अलाउ करती है, लेकिन लीगल और सोशल बाउंड्रीज भी रहती हैं। क्राइम की डेफिनेशन मॉरल ओपिनियन से नहीं, लॉ से आती है। क्राइम वह एक्ट है जो एग्जिस्टिंग लॉ वायलेट करे। चैप्टर महात्मा गांधी के दांडी सॉल्ट लॉ ब्रेकिंग का एग्जाम्पल देता है। वह लीगली क्राइम था और अरेस्ट हुआ, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट में इसे अनजस्ट लॉ के विरुद्ध सिविल डिसोबीडियंस के रूप में देखा गया। लीगल वायलेशन और मॉरल इवैल्यूएशन को अलग रखो। वायलेंस कॉन्टेस्टेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है। मॉडर्न स्टेट की डिफाइनिंग फीचर है लेजिटिमेट वायलेंस के यूज पर मोनोपोली विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। अदर वायलेंस जनरली इलीगल मानी जाती है, कुछ रेयर सेल्फ डिफेंस सिचुएशंस को छोड़कर। वायलेंस सोशल टेंशंस और सीरियस प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकती है, और यह स्टेट अथॉरिटी तथा लेजिटिमेशन के फेलियर को भी दिखा सकती है। अब रूरल और अर्बन सेक्टर्स कंपेयर करते हैं। विलेज सेटल्ड एग्रीकल्चर, सरप्लस, वेल्थ एक्यूमुलेशन और डिवीजन ऑफ लेबर के डेवलपमेंट से जुड़ा है। रूरल और अर्बन डिस्टिंक्शन पॉपुलेशन डेंसिटी और एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के प्रोपोर्शन से समझी जाती है। विलेज में एग्रीकल्चर लिंक्ड ऑक्यूपेशंस और इनकम का शेयर अधिक होता है। टाउन और सिटी मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव तथा साइज से अलग किए जाते हैं। रूरल एरियाज में रिलेशनशिप्स अधिक पर्सनलाइज्ड होते हैं। पॉपुलेशन छोटी होती है और लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। कास्ट, रिलीजन और कस्टमरी प्रैक्टिसेस जैसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं। अनोनिमिटी कम होने से डिसेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट पीपल को डोमिनेंट सेक्शंस पहचान लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट तथा रिसोर्सेज के लिए उन्हीं पर डिपेंड करना पड़ सकता है। इसलिए विलेजेस में पावर शिफ्ट्स अक्सर स्लोअर और रीट होते हैं। डोमिनेंट सेक्शंस एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज कंट्रोल कर सकते हैं, और स्मॉल पॉपुलेशन में कलेक्टिव मोबिलाइजेशन छिपाना कठिन होता है। लेकिन कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीविजन, रोड्स और रेल ने विलेज तथा टाउन के बीच कल्चरल लैग कम किया है। रूरल सोसाइटी आइसोलेटेड है, ऐसा ऑटोमेटिकली अज्यूम करना गलत है। लैंड रिफॉर्म रूरल सोशल चेंज का मेजर एग्जाम्पल है। इंडिपेंडेंस के बाद पहले फेज में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के प्रोप्राइटरी राइट्स हटाकर लैंड मैनेज और कल्टीवेट करने वाले ग्रुप्स को राइट्स दिए गए। इंटरमीडिएट कास्ट का स्टेटस और पॉलिटिकल पावर बढ़ा, और एन श्रीनिवास ने ऐसे रीजनली पावरफुल ग्रुप्स को डोमिनेंट कास्ट कहा। बाद में लोअर और बैकवर्ड कास्ट की असर्शन से अपहीवल्स हुए। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी भी रूरल रिलेशंस बदलती है। लेबर सेविंग मशीनरी या न्यू क्रॉपिंग पैटर्न्स लेबर डिमांड और लैंडलॉर्ड्स तथा लेबरर्स की बार्गेनिंग स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन, ड्रॉट और फ्लड्स रूरल सोसाइटी में हैवक ला सकते हैं। दूसरी ओर एमजीएनरेगा जैसे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूरल पुअर पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने की क्षमता रखते हैं। अब फाइनल मेजर सेक्शन, अर्बन सोसाइटी। सिटीज एंशियंट हैं, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन के लिए अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ मॉडर्न फेनोमेनन है। ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स, मिलिट्री लोकेशंस और रिलीजियस पिलग्रामेज ने पुराने सिटीज को ग्रो किया। सिटी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, एनोनिमिटी और लार्ज इंस्टीट्यूशंस के कारण इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकती है, लेकिन यह फ्रीडम सबको बराबर नहीं मिलती। अर्बन ऑर्डर का सेंट्रल क्वेश्चन स्पेस है।
डेंस पॉपुलेशन में हाउसिंग, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल लैंड यूज, मास ट्रांजिट, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, पुलिसिंग और सेफ्टी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। क्लास, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी और रीजन की आइडेंटिटीज इन प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। इसलिए सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि हाईली ऑर्गेनाइज सोशल स्पेस है। हाउसिंग शॉर्टेज, होमलेसनेस और स्लम्स को जन्म दे सकती है। स्लम कंजेस्टेड और ओवरक्राउडेड नेबरहुड होता है जहां प्रॉपर सिविक फैसिलिटीज जैसे सैनिटेशन, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो सकती है। सेटल्ड प्रॉपर्टी राइट्स की कमी के कारण लोकल स्ट्रॉन्गमैन अथॉरिटी इम्पोज कर सकते हैं और टेरिटरी एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटीज का बेस बन सकती है। यह अर्बन सोशल ऑर्डर की बड़ी चैलेंज है। गेटेड कम्युनिटीज इसका कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है। एफ्लुएंट नेबरहुड्स वॉल्स और गेट्स से सराउंडिंग से सेपरेट रहते हैं, कंट्रोल्ड एंट्री और एग्जिट के साथ। कई बार इनके अपने वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिसिंग और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी होते हैं। एग्जाम में कंपेयर कर सकते हो कि स्लम्स और गेटेड कम्युनिटीज दोनों अर्बन इनइक्वालिटी तथा स्पेस के अनइक्वल ऑर्गेनाइजेशन को रिवील करते हैं। ट्रांसपोर्ट भी सोशल चेंज का पावरफुल पार्ट है। रेजिडेंशियल एरियाज और वर्क प्लेसेस दूर हो तो मास ट्रांजिट जरूरी होता है। प्राइवेट कार्स पर डिपेंडेंस ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन बढ़ा सकती है, जबकि अफोर्डेबल और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल सकता है। मुंबई लोकल्स का एग्जाम्पल दिखाता है कि डेली कम्यूटर्स ट्रांसपोर्ट में इनफॉर्मल एसोसिएशंस, फेस्टिवल्स और सोशलाइजिंग भी डेवलप कर सकते हैं। अर्बन नेबरहुड्स भी चेंज करते हैं। जेंट्रिफिकेशन का अर्थ लोअर क्लास नेबरहुड का मिडिल या अपर क्लास नेबरहुड में कन्वर्जन है। रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ने पर डेवलपर्स और प्रॉस्परस बिजनेसेस लोकेलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछो, इससे किसे बेनिफिट मिला, किसने लूज किया, और डिसीजन मेकिंग में पब्लिक डिस्कशन या वोटिंग की भूमिका क्या रही। गेटराइजेशन भी याद रखो। इसका मतलब मिक्स नेबरहुड्स का ऐसे एरियाज में बदलना है जहां पर्टिकुलर रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट या कॉमन आइडेंटिटी के लोग कॉन्सेंट्रेटेड हों। अर्बनाइजेशन में पॉपुलेशन का प्रोग्रेसिवली बड़ा प्रोपोर्शन रूरल से अर्बन एरियाज में रहने लगता है। इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन टाइम के साथ बढ़ा है, इसलिए सिटीज को कांस्टेंट माइग्रेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ कोप करनी पड़ती है। अब हम फाइनल रिवीजन सेक्शन में हैं। फर्स्ट आंसर फ्रेम, सोशल चेंज सिग्निफिकेंट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ऑल्ट्रेशन है जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करता है। सेकंड, इसे सोर्स, नेचर और पेस से क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड, 5 कॉजेज एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल है। इन 3 फ्रेम से बहुत से शॉर्ट और लॉन्ग आंसर शुरू किए जा सकते हैं। मेरी तरफ से एक्टिव रिकॉल चैलेंज। सोशल चेंज और ऑर्डिनरी चेंज में एक डिफरेंस, एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी चेंज में एक डिफरेंस, और स्ट्रक्चरल चेंज का एक एग्जांपल बोलो। फिर पेपर मनी और चेंजिंग आइडियाज अबाउट चाइल्डहुड को कनेक्ट करो। अगर तुम तीनों आंसर्स बिना बुक देखे दे पा रहे हो तो फर्स्ट हाफ अच्छी तरह समझ आया है। अब सोशल ऑर्डर का आंसर फ्रेम। सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करता है। यह शेयर्ड नॉर्म्स के इंटरनलाइजेशन से और पावर या कोवर्शन से मेंटेन होता है। स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप्स अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए चेंज रेजिस्ट कर सकते हैं, जबकि डिसएडवांटेज ग्रुप्स चेंज चाह सकते हैं। सोशल ऑर्डर कंप्लीट यूनानिमिटी नहीं है। पावर, डोमिनेशन, अथॉरिटी और लॉ को मिक्स मत करना। पावर दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाने की एबिलिटी है। स्टेबल पावर रिलेशन डोमिनेशन, लेजिटिमेट पावर अथॉरिटी है। लॉ एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड नॉर्म है। कॉन्टेस्टेशन डिसएग्रीमेंट है। क्राइम लॉ वायलेशन है और वायलेंस एक्सट्रीम तथा जनरली इलीगल फॉर्म ऑफ कॉन्टेस्टेशन है। रूरल वर्सेस अर्बन आंसर में केवल विलेज स्लो और सिटी फास्ट मत लिख देना। रूरल एरियाज में पर्सनलाइज्ड रिलेशंस, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, कम एनोनिमिटी, डोमिनेंट सेक्शंस का स्ट्रॉन्गर कंट्रोल और एग्रीकल्चर रिलेटेड चेंज इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरियाज में डेंसिटी, एनोनिमिटी, डाइवर्स आइडेंटिटीज, स्पेस मैनेजमेंट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्लम्स, गेटेड कम्युनिटीज और जेंट्रिफिकेशन मेजर थीम्स हैं। कारण भी साथ लिखो। एक लाइकली लॉन्ग आंसर स्ट्रक्चर सुनो।
पहले डेफिनेशन दो, फिर क्लासिफिकेशन या मेन आर्ग्यूमेंट बताओ, उसके बाद 2 या 3 सोर्स ग्राउंडेड एग्जाम्पल्स दो। अंत में बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखो कि सोशल चेंज मल्टी फैसेटेड है और कोई सिंगल फैक्टर उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोशियोलॉजी आंसर्स में कीवर्ड्स के साथ रीजनिंग लिखना मार्क्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस जैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। रैपिड चेंज रीसेंट क्यों है, सोशल चेंज डिस्टिंग्विश कैसे हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स क्या है, सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, अथॉरिटी लॉ से कैसे जुड़ी है, और विलेज तथा सिटी के डिफरेंसेस क्या हैं, और फो मिटू डू टी। हर आंसर में डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल का पैटर्न रखो। अब अंतिम लिसनर चैलेंज, बिना नोट्स देखे 5 एरोज बनाओ। एनवायरमेंटल फैक्टर से सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी से इकोनॉमी, पॉलिटिक्स से पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन, कल्चर से नॉर्म्स और सोशल ऑर्डर से रेजिस्टेंस। फिर रूरल तथा अर्बन सोसाइटी के लिए एक एक रीजन लिखो कि चेंज की गति अलग क्यों हो सकती है। ये छोटा डायग्राम तुम्हारी पूरी रिवीजन को ऑर्गेनाइज कर देगा। आज हमने देखा कि सोसाइटी में चेंज कांस्टेंट है, पर रैपिड सोशल चेंज ह्यूमन हिस्ट्री में रिलेटिवली रीसेंट है। सोशल चेंज सिग्निफिकेंट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी हो सकता है, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस बदल सकता है, या वैल्यूज और बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके 5 सोर्सेज इंटरकनेक्टेड हैं। सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी देता है, पर पावर के कारण अनइक्वल ग्रुप्स चेंज को अलग तरह से देखते हैं। कॉमन मिस्टेक याद रखना, सोशल ऑर्डर का मतलब सबका सेम ओपिनियन होना नहीं, और अर्बन सोसाइटी का मतलब हर व्यक्ति को अनलिमिटेड फ्रीडम मिलना नहीं। अगला कॉन्क्रीट स्टेप ये है कि नोटबुक में 4 हेडिंग्स बनाओ। डेफिनेशन, कॉजेस, सोशल ऑर्डर, रूरल वर्सेस अर्बन। हर हेडिंग के नीचे 3 कीवर्ड्स और एक एग्जाम्पल लिखो। फिर किसी फ्रेंड को चैप्टर 5 मिनट्स में टीच करो। अगर टीचिंग के दौरान कोई एग्जैक्ट डाउट अटक जाए तो एग्जी में उसे सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कर सकते हो और फिर एक्टिव रिकॉल से दोबारा टेस्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। गौरव और स्वाति की इस काम रिवीजन जर्नी में साथ देने के लिए धन्यवाद। आराम से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में बोलो और याद रखो, चेंज को समझने के लिए ऑर्डर को भी समझना जरूरी है।